बैक टू एकेडमिया बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिल। तो भाई जिन स्टूडेंट्स का नेट क्वालिफाइड था, पीएचडी जिनकी हो चुकी थी या फिर जो भी कर रहे हैं पीएचडी, वो पिछले साल से ही वेट में थे कि कब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आए हरियाणा में। तो आपका वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। एचपीएससी ने आपकी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी है आज 2 अगस्त 2024 को। तो देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसी में हम देख लेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले तो आपको दे बता रखा है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, साइट वगैरह देख लेना। फिर उसके बाद आपको थर्ड पॉइंट में दे रखा है कि आप सेकंड पॉइंट में कि आपको रजिस्ट्रेशन के बाद एक आपकी लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगी, जिससे आप बाकी का फर्दर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो। फिर तीसरी चीज़ है, तो आपको अप्लाई करते टाइम आपका परिवार पहचान पत्र चाहिएगा, आधार नंबर चाहिएगा, वर्चुअल आईडी इज़ रिक्वायर्ड फॉर आधार ऑथेंटिफिकेशन ड्यूरिंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस। ठीक है। फिर उसके बाद है, ये कुछ नहीं है। फिर फिफ्थ पॉइंट में ये आपका फ़ी वगैरह गिरी। चलो इसको तो देखते रहना तुम, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखते एक बार। तो एक बार तो ये लेआउट देख लेते कि कब कब क्या है। सबसे पहले तो आज 2 अगस्त को नोटिफिकेशन आई है। 7 अगस्त तक आप फॉर्म 7 अगस्त से जो अप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आप फॉर्म फिल कर सकते हो 7 अगस्त से। और उसके बाद 27 अगस्त तक आपके फॉर्म फिल होंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कैंडिडेट्स टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। अब पोस्ट के बारे में क्या एलिजिबिलिटी है वो देखो। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द, ठीक है, ये तो कुछ नहीं दे रखा भाई, इसमें आगे मिलेगा। द एलिजिबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट विद रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय हर हिम इज असेस्ड ओनली आफ्टर द कैंडिडेट हैज़ क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। ठीक है भाई, ओके। अप्लाई करना वो हो गया। अब इसके बाद क्या है, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ पब्लिकेशन एंड इशू ऑफ एडमिट कार्ड। ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे, नेम ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरीज वाइज बाइफर्केशन ऑफ द पोस्ट। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि किस कैटेगरी में किस सब्जेक्ट की कितनी सीट है। तो देखो बिटते ही सबसे पहले दे रखा है बॉटनी का। जनरल कैटेगरी में आपकी 50 सीट है, आपकी एससी में 19 सीट हैं, बैकवर्ड क्लास ए में आपकी 14 सीट है, बैकवर्ड क्लास बी में 6 हैं, ईडब्ल्यूएस में 9 है। टोटल आपकी बॉटनी में ये 98 सीट हैं। ठीक है। फिर है आपकी केमिस्ट्री में है 123 है भाई। लाइफ साइंस का हम मेनली फोकस करेंगे। देखो अब बात आ गई जूलॉजी में। जूलॉजी में तुम्हारी 47 यानी कि 47 सीट है जनरल कैटेगरी की। उसके बाद एससी कैटेगरी की 18 है, बैकवर्ड क्लास ए की 10 है, बैकवर्ड क्लास बी की 7 है, और फिर तुम्हारी ईडब्ल्यूएस की इसमें 9 सीट हैं। तो जूलॉजी की टोटल ओवरऑल 91 यहाँ पे सीट है। ठीक है। अब इसमें ये सारी चीज़ें आपको दे रखी, किस एब्रीवेशन का क्या मतलब है। ठीक, तो ये देख लेना एक बार। देन इसके बाद मूव करते हैं, असेंशियल क्वालिफिकेशंस आपकी देखते हैं। द असेंशियल क्वालिफिकेशन इज एज पर हरियाणा एजुकेशन कॉलेज कैडर ग्रुप भी, ये छोड़ो, ये तुम्हारे इसको देखो। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट फाइन आर्ट एंड मास कम्युनिकेशन। एक तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स होनी चाहिए, और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल वेयर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज़ फॉलोड। ठीक है भाई। आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी या संस्कृत की अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन। हरियाणा के बच्चे हैं तो 10वीं तक तो सबके पास संस्कृत होती है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, या तो तुम्हारा नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, यूजीसी नेट जो तुम्हारा सीएसआईआर यूजीसी नेट होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। या फिर आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो क्लियर होना चाहिए, या फिर आपके पास एक पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। ये चीज़ आपके पास अगर है इनमें से कोई भी एक, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके भाई। इसके बाद द पीएचडी डिग्री ऑफ कैंडिडेट हैज़ बीन अवॉर्डेड इन ए रेगुलर मोड। द पीएचडी थीसिस हैज़ बीन एवेल्यूएटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। ओके। एन ओपन पीएचडी वाइवा वॉस ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन, कोई नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी भी मैं बता दूंगा तुम्हें साथ में। यार द फुलफिलमेंट ऑफ दिस कंडीशन इज टू बी सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार और द डीन ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न। ठीक है। Net SLET has been not be required for such master program for Net SLET is conducted UGC। ओके भाई, जिसका नेट स्लेट की ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हारा CSI UGC नेट का पेपर क्लियर है तो। ये भाई पीएचडी वालों के लिए इसको छोड़ दो। ये आपको फाइन आर्ट्स वालों के लिए इसको भी छोड़ दो। देन इसके बाद क्या दे रखा है, असिस्टेंट पर मास कम्युनिकेशन।
एकेडमिक ये क्या है भाई, इसको भी छोड़ो फिलहाल के लिए। द फॉलोइंग रिलैक्सेशन विल बी हाउएवर ऑपरेट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स मास्टर्स। ओके, ये कुछ नहीं भाई, कुछ खास नहीं, इसको बाद में देख लेना अगर किसी को रिलैक्सेशन की ज़रूरत हो। जो इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी सिर्फ वो देखेंगे हम। मास्टर डिग्री में आपके 55% नंबर तो कम से कम होने चाहिए, ठीक है। फॉर डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ए कैंडिडेट शुड आइदर हैव एवरेज ऑफ 55% मार्क्स इन 2 ऑफ द 4 एग्जामिनेशन नोट बिलो और मैट्रिक इक्विवेलेंट। इसके बाद देखो भाई, ये छोड़ो, ये काम की नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी सिर्फ वही देखेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना तुम्हारा। ये क्लोजिंग डेट दे रखी 27 अगस्त है, जो कि मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। अब देखो ये आ गई भाई तुम्हारी स्कीम या पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम। तो सबसे पहले होगा तुम्हारा स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में होगे तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज, 100 एमसीक्यूज का एक पेपर होगा जिसकी टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे है, और वो पेपर 100 क्वेश्चन का है और 100 ही नंबरों का है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है। ईच क्वेश्चन विल बी हैव 5 ऑप्शन ABCDE, 5 ऑप्शन होंगे वही पेपर में उसमें। इफ़ ए कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन ही शैल डार्कन, ये तो छोड़ो, ओके। इफ़ नन ऑफ द 5 1/4 मार्क्स शैल बी। अच्छा देखो भाई, ये कि इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, इसको ध्यान से देखो क्या दे रखा है। इफ़ नन ऑफ द 5 सर्कल्स इज डार्कन्ड 1/4 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड। अगर 5 ऑप्शंस में से तुमने कोई भी ऑप्शन नहीं फिल करा है तो तुम्हारे 1/4 मार्क्स यानी कि 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल इज इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आ जाता है, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने 10% क्वेश्चन, 10% क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, 100 में से अगर 10 क्वेश्चन तुमने बिना अटेम्प्ट किए छोड़ दिए तो तुम वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कई चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट दे रखी, तो देखते हैं अब इसमें। और गलत आंसर के लिए आपके 1/4 मार्क्स कटेंगे। इसका मतलब तो साफ साफ ये हो गया, सभी क्वेश्चन के आंसर तुम्हें लगाने पड़ेंगे। अब जो तुम्हारे लाइफ साइंस के जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ आपके इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपके आएंगे, मतलब बाइलिंगुअल नहीं आएगा पेपर, ठीक है। इसके बाद देखो, तो ये छोड़ दो भाई, कुछ नहीं, द मार्क्स जस्ट विल नॉट। अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा, क्या दे रखा है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट के नंबर होंगे वो सिर्फ तुम्हारे क्वालिफाइंग हैं, ठीक है। यानी कि जो तुम्हारा फाइनल प्रोसेस होगा सिलेक्शन का, उसमें उन मार्क्स को ऐड नहीं किया जाएगा। द मार्क्स obtained by the candidates in the screening test will not be counted for final selection because it is only for short listing of candidates for the subject knowledge test, ठीक है। अब देखो भाई, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट तुम्हारा कैसे होगा, 3 घंटे का तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट के लिए तुम अप्लाई करोगे, बॉटनी, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, कुछ भी, 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब इसमें वही है, इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में तुम्हें मिलेगा लाइफ साइंस वालों को। द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 times इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड स्टूडेंट इफ एनी, और द नंबर ऑफ हैव बीन सिक्योर्ड मिनिमम द वेटेज ऑफ मार्क्स। अच्छा आप देखो भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये छोड़ो ये पॉइंट, मतलब ठीक है पता हो, पढ़ लेना इसको, बट जो इंपॉर्टेंट जो मेजर पॉइंट है वो ये है, द वेटेज ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट विल बी 87.5%। देखो जो तुम्हारा सब्जेक्ट का जो पेपर होगा उसकी वेटेज 87.5% है, यानी कि मेजर जो भी तुम्हारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो तुम्हारे टेस्ट ही होगा। उसके बाद देखो अब इंटरव्यू में क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हारी वेटेज है वो 12.5% है, 87.5 और 12.5, यानी कि तुम्हारी जो 100% वेटेज है वो तुम्हारी एक तो तुम्हारे इंटरव्यू से है और एक तुम्हारे सब्जेक्ट टेस्ट से है, ठीक है। अब उसके बाद क्या क्या है वो देखते हैं। अब अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहले क्या होता था कि जो पीएचडी होती थी, पीएचडी के शायद 20 या 25 नंबर लगते थे। अब की बार से वो सिस्टम आई थिंक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सारी की सारी वेटेज डिपेंड कर रही है तुम्हारे एक तो सब्जेक्ट टेस्ट पे और दूसरा तुम्हारे इंटरव्यू पे। यानी कि जिसका नेट क्वालिफाइड है वो स्टूडेंट और जिसकी पीएचडी हो चुकी है या कर रहे हैं वो बराबर यहाँ पे कर दिए गए हैं। आगे इसमें कुछ मेंशन होगा तो वो भी देखते हैं। ये रहा, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू।
यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें सिर्फ तुम्हारे सब्जेक्ट टेस्ट के और जो इंटरव्यू के नंबर होंगे वही ऐड होंगे, और कोई भी एक्स्ट्रा नंबर किसी को नहीं मिलेगा कि पीएचडी होगी तो 20 नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो भाई, अब जो तुम्हारा सिलेबस है लाइफ साइंस का, तो सिलेबस मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने जूलॉजी का ओपन करके देखा था, जो नेट का सिलेबस है वही तुम्हारा है, ठीक है। तो बाकी इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें मेंशन। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज बीइंग अपलोडेड सेपरेटली बाय एचपीएससीज वेबसाइट, ये सिलेबस मिल जाएगा तुम्हें। इन केस ऑफ म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट, स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ये छोड़ो, ये अपने काम का नहीं है भाई। तो एक बार देखते हैं, ये एकेडमिक लेवल पे आपकी दे रखा है कि आपको क्या सैलरी मिलने के चांस हैं, ठीक है। अब उसके अलावा देखते हैं क्या क्या। सर्विस रूल्स ऑफ द पोस्ट, द रिक्रूटमेंट विल बी हेल्ड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द रेलिवेंट सर्विस रूल्स। ग्रुप बी, कोई नहीं है तो छोटे, तो बाद में पता चल जाए। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या है। एक तो फॉर दिस रिक्रूटमेंट ए कैंडिडेट मस्ट बी आइदर citizen of India, a subject of Nepal, a subject of Bhutan, a Tibetan refugee who came over to India before 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India, ठीक है। और क्या दे रखा है इसमें, ए पर्सन ऑफ इंडियन, और ये छोड़े, इतने बार का कोई नहीं मिलेगा अपने में से। ए कैंडिडेट इन हुज केस ए सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इज नेसेसरी मे बी बिफोर अपॉइंटमेंट गिव नेसेसरी, ये छोड़ो भाई, कोई नहीं। एज लिमिट देखो इसमें क्या है, कम से कम एज होनी चाहिए 21 साल, नॉट लेस देन 21 से कम नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम 42 होनी चाहिए। एज ऑन बिफोर 15 डेज ऑफ द मंथ नेक्स्ट प्रीसीडिंग द लास्ट डेट, इससे 15/7 से पहले आपकी 42 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 21 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर है हाउ एवर द एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स बियॉन्ड द एज लिमिट ऑलरेडी, ये छोड़ो, ये देख लेना तुम एज रिलैक्सेशन का, ये दे रखा है इसमें। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल है, बैकवर्ड क्लास के लिए 5 साल है, डिसेबल्ड के लिए भी 5 साल है। ये सारी चीज़ें बाद में देख लेना तुम। जो इंपॉर्टेंट जो मेजर पॉइंट थे वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ सिलेबस वगैरह के रिकॉर्डिंग, और फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भाई, ये बेनिफिट ऑफ, ये कैटेगरीज के लिए अलग दे रखा भाई तुम्हारा, ठीक है। इसको छोड़ो भाई। The woman candidate seeking reservation can submit the caste issue either from father's side only, it should be not the card other side will not be entertained। तो वही फादर्स साइड से आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है जो भी होगा वही आपका वैलिड होगा, और इशू मतलब होगा फादर की साइड से वही माना जाएगा, ठीक है। हस्बैंड की साइड से अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू है तो वो आपका कंसीडर नहीं होगा। उसके बाद देखो भाई और क्या क्या दे रखा है इसमें, ओके। और भाई जो दूसरी स्टेट्स के बच्चे अप्लाई करते हैं उनको जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। और देखते हैं भाई इसमें और क्या दे रखा है भाई, काफ़ी ज़्यादा पेजेस की नोटिफिकेशन है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो सारी डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। कुछ छूट जाएगा बाद में पता चलता तो बाद में आपको। ये देखो भाई, अब आ गई तुम्हारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अप्लीकेशन फ़ी। तो अप्लीकेशन फ़ी देखो, मेल कैंडिडेट्स के लिए जो क्या है, जनरल कैटेगरी के हैं, डिपेंडेंट ऑन सन ऑफ एक्स सर्विस मैन ऑफ हरियाणा फॉर मेल बैकवर्ड, ये भाई फ़ी किस तरह से दे रखी है। ये भाई ये बार ये मिलेगी तुम्हारी अदर स्टेट्स वालों के लिए, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हो गए उनकी 1000 रुपये फ़ी है। जो हरियाणा के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो ईएसएम हैं या वो मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए सॉरी मेल कैंडिडेट हैं या फिर वो जो क्या जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट, फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ हरियाणा ओनली, फॉर फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स। भाई अदर कैटेगरी अदर स्टेट्स की जो फीमेल है उनके लिए जो फ़ी है वो 250 रुपये ही है, ठीक है। जो जो 1000 थी दूसरी कैंडिडेट्स, दूसरी स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए, वो मेल के लिए थी सिर्फ मेनली। अब देखो भाई इसमें नीचे क्या दे रखा है, फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ एससी या बीसी या बीसीबी ऑफ हरियाणा ओनली, उनके लिए भी 250 ही है, ठीक है। तुम ये कह सकते हैं कि हरियाणा वालों के लिए 250 रुपये फ़ी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी उससे हो, ठीक है।
EWS वालों के लिए भी वही 250 ही है। और किसी को अगर 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, कम से कम मतलब ज़्यादा या 40% है, तो उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। ये फी विल नॉट बी रिफंडेड, ये छोड़ो। अब ये देख लेते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा, अपना एप्लीकेशन भरने के बाद उसका प्रिंट आउट रखो लेना निकाल के। ओके, कुछ नहीं है। अच्छा, ये देखो क्या क्या दे रखा है इसमें। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फुलफिल देयर एप्लीकेशन सच एज, भाई एप्लीकेशन के टाइम पे नाम ध्यान से भरना, कोई गलती मत करना। फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके मार्क्स, आपका पासिंग ईयर, आपके फ़ोटो, सिग्नेचर डिटेल्स, फ़ी वगैरह, ये चीज़ें ध्यान से करना। द कैंडिडेट शुड मेंशन द कैटेगरी टू विच ही बिलोंग्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म नो चेंज विल बी अलाउड एंड द रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी entertained बाय द कमीशन आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो कहने का मतलब है एक बार फॉर्म भरो तब अच्छे से दिमाग को सेंटर में करके तब फॉर्म को भरना। भाई ऐसे ही मतलब भरने लग जाना कि धड़ल्ले से गलतियां कर दो फिर उनको ठीक करते घूमो, तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए हमेशा। ठीक है, ये छोड़ो भाई, ये कुछ नहीं है। ड्यू टू एनी वर्ल्ड, ये छोड़ो। ये देखो, ये इम्पोर्टेंट, द एप्लीकेंट हु सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन शुड नोट दैट ओनली द एप्लीकेशन विद हाईएस्ट या लेटेस्ट एप्लीकेशन नंबर शैल बी एंटरटेन। अगर मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म तुम सबमिट करोगे तो जो लेटेस्ट एप्लीकेशन नंबर वाला जो भी फॉर्म होगा वो आपका कंसिडर होगा। एंड ऑल्सो दैट द फी अगेंस्ट वन एप्लीकेशन नंबर शैल नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर। एक एप्लीकेशन की फ़ी दूसरे एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी एडजस्ट नहीं की जाएगी। ठीक है। ऑल द कैंडिडेट हैव टू सबमिट द स्कैंड कॉपी ऑफ ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर चेकिंग देयर पर्टिकुलर फेलियर टू डू सो विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ देयर कैंडिडेट। क्या दे रखा है? ऑल कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट स्कैंड कॉपी ऑफ ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलने के बाद उसके ऊपर साइन करके आपको अपलोड करना है। अगर ऐसा करने में आप फेल हो गए तो आपका कैंडिडेचर वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको कंसीडर नहीं करेंगे। should take print out the hard copy of application form along with the upload document must be at the time when called upon to do so। ये तो वही आपको पता ही है कि एप्लीकेशन फॉर्म तो आपके पास होना चाहिए जब भी आप जाते हो पेपर देने या फिर किसी और प्रोसेस के लिए। डॉक्यूमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई भाई तुम्हारी। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तुम्हें चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ? स्कैंड फोटो ड्यूली साइंड बाय कैंडिडेट, सिग्नेचर के साथ फ़ोटो होनी चाहिए, स्कैंड सिग्नेचर होनी चाहिए। अच्छा, 10वीं की मार्क्स, एजुकेशन क्वालिटी, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, एमफिल कर रखी है एमफिल की, पीएचडी कर रखी है पीएचडी की, ये सारी। अगर नेट क्वालिफाइड है, स्लेट क्वालिफाइड या सेट क्वालिफाइड है, उसकी आपको कॉपी अपलोड करनी है। अगर आप किसी कैटेगरी से है तो उस कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपकी स्टेट का। जैसे हरियाणा के लिए है ये वही स्कैंड कॉपी ऑफ एससी सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, ये फिर वही BC बी वालों के लिए है, उनको भी अपलोड करना है। अब ये आ गया स्कैंड कॉपी ऑफ EWS सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 2024-25। ये आपका EWS का अगर कोई कैंडिडेट है तो यह आपका EWS का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है अगर आपको EWS का बेनिफिट चाहिए। ये आपका स्कैंड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ये बाकी देख लेना भाई जो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। परिवहन पहचान पत्र, हरियाणा डोमिसाइल, ये वही और कुछ है, ये देख लेना अगर कोई इस चीज़ से बिलोंग करता है तो इस कैटेगरी के लिए। स्कैंड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क एट टीचरिंग, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है कहीं पे आपने पढ़ा रखा है तो वो आप अपलोड कर सकते हो। स्कैंड कॉपी प्रूफ ऑफ फर्स्ट क्लास फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द रिलेवेंट सर, अगर आप MSc कर रखे हो और उसमें फर्स्ट क्लास से कर रखे हो तो उसका आपको वो मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए और स्कैंड कॉपी होनी चाहिए उसकी। फॉर कैंडिडेट क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन इन गुड एकेडमिक क्राइटेरिया। ठीक है, ये हो गया भाई PhD वालों के लिए PhD का। ठीक है, रिगार्डिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय एम्प्लॉय, द एम्प्लॉयज ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट हु हैव नॉट एग्जीक्यूटेड एनी बॉन्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट मे फॉरवर्ड देयर एप्लीकेशन। ये छोड़ो भाई, ये कुछ नहीं है। ये आपको एक्स्ट्रा 20 मिनट मिल सकती है अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं। ठीक है, ये और कुछ नहीं है। तो वो अगर आप नकल वगैरह मारते या सेटिंग करते हुए फंसते गए पेपर में तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है वो चीज़ें इसमें दे रखी है, ये देख लेना एक बार।
ठीक है भाई, इसमें जो मेजर चीज़ें थी, जो इम्पोर्टेंट थी, जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने बता दी है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपका सभी चीज़ों का सिलेबस डिस्कस कर देंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन। उसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको कहाँ से क्या पढ़ना है वो भी आपको गाइड किया जाएगा। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन।